जरा सोचिए, एक तरफ तो पूरा भारत आजादी के लिए लड़ रहा है और वहीं दूसरी तरफ कुछ रियासतों के अंदर एक और जंग छिड़ी हुई थी। ये जंग थी अपनी ही सरकार से लोकतंत्र मांगने की। आज हम जयपुर की इसी कहानी को समझने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर जयपुर प्रजामंडल ने कैसे लोगों की आवाज को वो ताकत दी जिसके सामने राजशाही को भी झुकना पड़ा। तो चलिए इस पूरे दिलचस्प सफर को ना बिल्कुल शुरू से समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दे दिया और आखिर में जयपुर को एक बिल्कुल नई दिशा मिली। तो कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी के जयपुर से। जरा उस दौर में चलते हैं। कैसा माहौल था उस वक्त? और सबसे जरूरी सवाल, लोगों के मन में बदलाव की वो पहली लहर आखिर उठी कैसे? आइए जानते हैं। देखिए, हर बड़े आंदोलन के पीछे ना कोई चेहरा जरूर होता है। जयपुर में ये चिंगारी जलाई थी श्री अर्जुन लाल सेठी ने। उन्होंने लोगों को जगाने का एक अलग ही रास्ता चुना, शिक्षा और सामाजिक सुधारों का रास्ता। और बस यहीं से उस बड़े बदलाव की नींव पड़ी जो आगे चलकर जयपुर प्रजामंडल के रूप में हमारे सामने आया। लेकिन सिर्फ एक चिंगारी से तो काम नहीं चलता है ना। इस आवाज को, इस जागृति को एक संगठन की शक्ल देना बहुत जरूरी था। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रजामंडल का जन्म कैसे हुआ और शुरू में इसके लक्ष्य क्या थे। एक बात साफ है, ये आंदोलन कोई रातों रात खड़ा नहीं हुआ था। इसकी जड़ें काफी गहरी थी। देखिए, 1927 में चरखा संघ से इसकी शुरुआत हुई, जो साफ तौर पर गांधी जी के विचारों से प्रेरित था। फिर 4 साल बाद 1931 में कपूरचंद पाटनी ने इसे जयपुर प्रजामंडल का औपचारिक नाम दिया। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, शुरुआत में ना इसका मकसद पूरी तरह से राजनीतिक नहीं था। इनका फोकस था खादी को बढ़ावा देना और समाज सुधार करना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, समाज सुधार का ये शांत रास्ता ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। बहुत जल्द ही प्रजामंडल और रियासत की सरकार आमने सामने आ गईं। जैसे जैसे लोगों की आवाज बुलंद होने लगी, सरकार ने उसे दबाने की पूरी कोशिश की। और नतीजा, 1938 में हीरालाल शास्त्री समेत प्रजामंडल के कई बड़े नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। बस इस एक घटना ने पूरे जयपुर में गुस्से की लहर दौड़ा दी। लेकिन जनता का दबाव इतना बढ़ा कि आखिर में सरकार को झुकना ही पड़ा। अगस्त 1939 में एक समझौता हुआ और इस समझौते के तहत न सिर्फ नेताओं को रिहा किया गया, बल्कि, और ये बहुत बड़ी बात थी, प्रजामंडल को पहली बार एक राजनीतिक संगठन के तौर पर आधिकारिक मान्यता भी मिल गई। ये उस आंदोलन के लिए एक जबरदस्त जीत थी। मगर अभी एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। ये साल था 1942, जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। इस एक राष्ट्रीय आंदोलन ने जयपुर प्रजामंडल के अंदर ही एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। अब संगठन के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। क्या उन्हें पूरे देश के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन में कूद जाना चाहिए, या फिर जयपुर रियासत से बातचीत करके पहले अपने राज्य में सुधारों पर ध्यान देना चाहिए? रास्ता कौन सा चुना जाए? और बस इसी सवाल पर प्रजामंडल 2 हिस्सों में बंट गया। एक धड़ा था जो मानता था कि अब सीधी कार्रवाई का वक्त आ गया है। वहीं हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व वाला दूसरा धड़ा ये मानता था कि टकराव से बचना चाहिए और बातचीत के जरिए ही कोई रास्ता निकालना चाहिए। आखिरकार बातचीत वाला रास्ता चुना गया। हीरालाल शास्त्री का गुट कामयाब रहा और उन्होंने जयपुर के उस वक्त के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के साथ एक समझौता किया। ये समझौता इतिहास में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के नाम से जाना गया। इस समझौते की शर्तें वाकई काफी दिलचस्प थीं। एक तरफ जयपुर सरकार ने वादा किया कि वो दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की कोई मदद नहीं करेगी। प्रजामंडल को भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की आज़ादी मिल गई। और सबसे अहम बात, रियासत ने एक जिम्मेदार सरकार बनाने की तरफ काम करने का वादा किया। बदले में प्रजामंडल ने भी महाराजा के खिलाफ कोई आंदोलन ना करने पर सहमति जताई। मतलब एक तरह का लेन देन था। अब देखिए, कहानी जयपुर से निकलकर राष्ट्रीय पटल पर पहुंच रही थी। भारत आजाद हो रहा था और 24 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि अब सभी रियासतों को भारतीय संघ का हिस्सा बनना ही होगा। जयपुर के भविष्य के लिए यह एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन भी आ गया, 30 मार्च 1949। इस दिन जयपुर रियासत हमेशा के लिए भारत का अटूट हिस्सा बन गई और नए बने राजस्थान राज्य में उसका विलय हो गया। प्रजामंडल का जो दशकों लंबा संघर्ष था, वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। तो सवाल ये उठता है कि ये विलय आखिर मुमकिन हुआ कैसे? इसका जवाब छिपा है उन छोटे छोटे लेकिन बेहद जरूरी कदमों में जो एक जिम्मेदार सरकार बनाने के लिए उस दौरान उठाए गए थे। ये बदलाव देखिए धीरे धीरे आया।
सबसे पहले 1945 में विधानसभा के लिए चुनाव हुए। इसके बाद 2 सदनों वाली एक विधायिका बनाई गई और फिर 1947 के बाद हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ। बस इन्हीं कदमों ने जयपुर के भारत में विलय का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। तो आखिर में जयपुर प्रजामंडल की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि राजनीतिक बदलाव का कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं होता। कभी संघर्ष जरूरी हो जाता है तो कभी समझौते का रास्ता अपनाना पड़ता है। और शायद लोकतंत्र तक पहुंचने के लिए अक्सर इन दोनों ही रास्तों पर एक साथ चलना पड़ता है।